आज के शो में सैलाब तबाहकारियां, इमदादी सरगर्मियां, आला सतही इजलास, मुसीबत की घड़ी, सियासी तफरीक खत्म, मुतासरीन की मदद और बहाली को कैसे यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर उस्मान काजी का वीडियो बयान, सनसनीखेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बसर पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफार खान। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज जिस पर बहुत गुफ्तगू हुई, लेकिन सारे के सारे प्लान्स शायद कागज़ों तक ही महदूद हैं। या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात भी करें तो जब भी हमने जिक्र किया, चाहे वो प्रोविंशियल सतह पर हो या वो फेडरल सतह पर हो, हर दफ़ा हमें इस वक्त नाकामी का और हर दफ़ा हमें इस वक्त एक जिसे कहा जाए कि डिसअपॉइंटमेंट का सामना बहसत कौम करना पड़ा। हमने क्लाइमेट चेंज का तस्करा तो किया, यानी क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंसेस की, जो IMF का रेजिलेंट फंड है उस हवाले से हम उसको अवेल कर रहे हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट हमारा क्लाइमेट चेंज के हवाले से प्लान किया। और ये जो मौजूदा अभी सैलाब की तबाहकारियाँ खैर पख्तूनख्वा में, इस सैलाब की जो इस वक्त तबाहकारियाँ हैं, डेफिनेटली इसके अंदर जहाँ पर बहुत बड़ा रोल क्लाइमेट चेंज का है, वहाँ वीक इंस्टीट्यूशनल फेलियर या आप कहा जाए, यानी जो इंतजामी ढांचा है, वो जो उसकी नाकामी है, वो खुलकर फिर बेनकाब हुई, हम सबके सामने आई है। अच्छा, इस सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा कि एक अंदाजे के मुताबिक जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि 27,000 हेक्टेयर तक जो सालाना फॉरेस्ट है, वो इस वक्त हम यानी सालाना या तो वो लैंड ग्रैबिंग की नज़र हो रहा है, या डिफॉरेस्टेशन की नज़र हो रहा है, या दरख्त की लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं। खुद खैबर पख्तूनख्वा में स्वात जो है, जहाँ पर मेन हिट हुआ खैबर पख्तूनख्वा में जो इस सैलाब से, वहाँ पर तकरीबन जो डिफॉरेस्टेशन की तादाद बढ़कर रेट 40% तक आ चुका है, जो आइंदा कहा जाता है कि कुछ सालों में 70% तक जो फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, वो वहाँ से छट जाएंगे। फिर जो बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम आया, ये वक्त नहीं है कि हम सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत करें, क्योंकि आज बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इस वक्त कौन सी हुकूमत सूबाई है, कौन सी वफाकी, हमें ये नहीं देखना, बल्कि हमें लोगों का रिलीफ को यकीनी बनाना है। लेकिन ये बात बड़ी अहम और हकीकत है कि बिलियन टी सुनामी में जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ फॉरेस्टेशन के हवाले से, उसमें करप्शन के किस्से आए, नैप के केसेस बने। अराउंड $188 मिलियन का अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर है, जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से हमने अगर हासिल किया, तो वो क्यों नहीं आखिरकार अमल दरामद कर रहा। और रीजनल कंपैरिजन अगर हम करते हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, तो हम क्यों इसमें पीछे हैं। और फिर जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, वो चले जी, लैंड ग्रैबिंग हुई, डिफॉरेस्टेशन हुई, लकड़ियाँ इस पर लैंड जो माफिया है उसको बिक गई और दरख्त जल गए या जो भी हुआ, लेकिन जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो एक अगेन एक वीक पॉइंट है इस पूरे लिंक में। और हमने देखा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसकी वजह से भी हम बड़ा शदीद मुतासिर हुए हैं। इस प्रोग्राम में मजमूई तौर पर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं, और ख़ास तौर पे इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ में और भी इंकशाफ हुए। अभी रिसेंटली दहशतगर्दी के हवाले से सरफराज बुगटी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई वज़ीर-ए-आज़म की, जिसमें उन्होंने बड़ा सनसनीखेज इंकशाफात किए कि किस तरह एक जश्न आज़ादी पर एक प्रोग्राम था, किस तरह दहशतगर्दी का मनसूबा था। दहशतगर्दी की सहूलतकारी में जो एक प्रोफेसर को गिरफ्तार, जिनका वीडियो बयान सामने आया है, उस बयान में बड़े सनसनीखेज इंकशाफात हुए कि किस तरीके से एक प्रोफेसर जो कि आला तालीम याफ्ता था, जिसके बारे में वज़ीर आला ने कहा कि ये नैरेटिव या ये बयानिया के ये महरूमियाँ हैं बलूचिस्तान के, जिस वजह से ये दहशतगर्दी पनप रही है। तो यहाँ तो कोई महरूमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ तो 18 ग्रेड का अफसर था, वालदा की पेंशन अलग थी, सरकारी तनख्वाह, सरकारी नौकरी अलग थी, और पढ़ा लिखा अच्छी फैमिली, यानी अच्छी इनकम से जो है इस वक्त इसका ताल्लुक था, जिसने दहशतगर्दी में या सहूलतकारी मुलव्वस था। फिर जो क्वेटा की रेलवे स्टेशन बॉम्बिंग है, उसमें उसका किरदार क्या था, वो तमाम इंकशाफात हुए। डॉक्टर उस्मान के हवाले से जो उनके इंकशाफात से भरपूर वीडियो आई है, उसका कुछ हिस्सा देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट दिस। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान काजी है। मैं तुर्बत का रिहायशी हूँ, वहीं पे पला बड़ा था। तालीम मैंने मुल्क के अच्छे इदारों से हासिल की है। कायदा यूनिवर्सिटी से मास्टर एमफिल की है, और पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने PhD HSC स्कॉलरशिप के साथ की है। और करंटली मैं ब्यूटाउन में मुलाजमत कर रहा था, 18 ग्रेड का लेक्चरर था, और मेरी जो अहलिया हैं वो भी सरकारी मुलाजिम हैं। जब मैं PhD कर रहा था पेशावर में, तो 2020 में मैं किसी चक्कर में विज़िट में गया था कायदा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से 3 दोस्तों के साथ आलवाल हुआ, वो तंजीम के साथ मुंसलिक थे। बाद में उनमें से 2 मारे गए, और उसके बाद जो है इस तरह हुआ कि डॉक्टर एबतान और फ़कालिक ने
मुझे आलेवाल किया, मुझे तंजीम में शामिल किया और उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात जो है आलेवाल बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आलेवाल टेलीग्राम से होते थे, उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर ज़ेब से भी आलेवाल करवाया, खुद भी आलेवाल करता रहा। तो मैं जब क्वेटा आया तो क्वेटा में इन लोगों ने जो है मुझे 3 कामों में मुझसे सहूलतकारी ली थी और तंजीम में मेरा जो तंजीमी नाम था वो हर्फ हमीर था, तो वो मुझे हमीर के नाम से जानते थे। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, शीरदिल इसका नाम था और पे बोहेर, वो आया था, ज़ख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था। तो आपने देखा नाज़रीन कि किस तरह ये इंकशाफात हुए, इसमें इसका अपना तालीमी बैकग्राउंड, ये किस तरह राब्ते में रहता था, क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन थी, इनके टारगेट्स क्या थे, क्या इसको मिशन दिए गए थे और किस तरह ये एग्जीक्यूट करता था, ये तमाम तफसीलात इसने शेयर की। इसके बाद वज़ीर ने यकीनी तौर पर यह तो कहा कि खराज तहसीन पेश किया सिक्योरिटी फोर्सेस को, इंटेलिजेंस अपैरेटस को, कि उसने नाकाम बनाया दहशतगर्दी की एक और कार्रवाई को जो कि संगीन हो सकती थी। लेकिन साथ में ये बयानिया जो कि कहा गया कि सिर्फ महरूम तबका बलूचिस्तान में या महरूमिया वजह है जिसकी वजह से दहशतगर्दी पनप रही है, उसको भी बेनकाब किया। लेकिन साथ में क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और खास तौर पे इंस्टीट्यूशनल फेलियर की या जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, इससे किस तरह निपटा जाए, क्या रेस्क्यू, क्या रिलीफ, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट और क्या क्लाइमेट चेंज प्लान हो, तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी इस स्टेटमेंट दी है। जरा उनकी गुफ्तगू भी सुनाते हैं आपको कि उन्होंने क्या कहा। लेट्स से देखिए, क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, हम सबको पता है, और हम इस वक्त 1% से कम हमारी एमिशंस हैं, लेकिन दुनिया के जो टॉप 10 ममालिक हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनमें से पाकिस्तान एक है। तो ये जो अभी 700 लोगों के करीब हलाकतें हो चुकी हैं और 1000 के करीब इंजर्ड है और बहुत मैसिव जो है मेरी रेगुलरली दिन में कई दफ़ा बात बैक होम हो रही है। अब चूँकि ये ट्रिप पहले प्री फिक्स था, वो कैंसिल नहीं हो सकता, तो दूसरे कल मेरी मीटिंग जो आने वाला कल है उसमें जो सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ है उनके साथ है, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, उसके बाद सीधा मैंने वापस जाना है। तो एक जो हमारा कम्युनिटी इवेंट था बहुत बड़ा इधर अरेंज हुआ था पाकिस्तान कम्युनिटी ने और लोगों ने किया हुआ था। मैं उनसे बहुत माजरत कि वो जो तबाही है सैलाब की और जो हमारे बहन भाई शहीद हो गए और जो जख्मी है और जो उसकी वजह से वो मैंने वहाँ से चलते ही उनको इतला कर दी थी कि वो मैं नहीं कर सकूँगा और उसको हमने कैंसिल किया। आपसे इंशाल्लाह तफसील में कल तीनों मीटिंग्स हो जाएँ और आज की कम्युनिटी की भी काफ़ी हमारी। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है जिस पर सादार साहब तबसरा कर रहे थे कि मीटिंग्स उनकी कैंसिल हुई हैं। तो क्लाइमेट चेंज प्लान्स, इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स क्या वजह बनी, और ये जो हम हर साल और फिर जो मेगा मानसून आता है तो हमारी तैयारी क्यों नहीं होती, अर्ली मॉर्निंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, अहम कड़े सवालात उठाएंगे। साथ में दहशतगर्दी के हवाले से जो बड़ी गिरफ्तारी, सहूलतकारी के इल्ज़ाम में एक प्रोफेसर गिरफ्तार हुआ है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक लेते हैं, बेनकाब में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में अहम और तफसीलन अहम तरीन सवालात, सैलाब ज़दगान मुतासरीन आला सतही इजलास, वफाकी हुकूमत ने जो ऐलान किया आज के वफाकी वज़रा जाएँ तमाम अज़ला में, उसके अलावा तनख्वाहों को इस पर कहा गया जी कि इस हवाले से एलोकेट किया जाएगा। साथ में और भी अहम ऐलानात हुए हैं। ये कहा है वज़ीर आज़म ने कि सूबाई और वफाकी हुकूमत इस पर कुछ नहीं, पहली प्रायोरिटी इस वक्त लोगों की बहाली, लोगों को रेस्क्यू करना है और डिजास्टर मैनेजमेंट है, रेस्क्यू ऑपरेशंस है। साले जाफर साहब सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, जनरल डायरेक्टर जाहिद महमूद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। साले जाफर साहब, आप फरमाइएगा कि जो ये सैलाब आए इसमें यकीनी तौर पर हुकूमत इस वक्त सियासत से बिला तफरीक कोशिश कर रही है कि मामलात को सुधार सके, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या फिर ये बड़ा वीक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या कहा जाए कि एक इंतजामी ढांचे की नाकामी है जो खुल के सामने आ रही है? क्या आपको लगता है साले साहब? अर्ज किया जी कि ये जो डिज़ास्टर्स हैं ये तो पूरी दुनिया का फिनोमेना है जी, और ख़ास तौर पे इन बरसों में, हालिया वक्तों में आपने ये देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज का बहुत चर्चा होता है। क्लाइमेट चेंज जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है
पूरी दुनिया में ये मौसमी हालात जो हैं तब्दील हो रहे हैं, और अब से नहीं हो रहे, ये बरसों से यही हो रहा है। कभी सर्दी बढ़ जाती है, कभी गर्मी बढ़ जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो तूफ़ान हैं, ये जो बारिशें हैं, ये भी एक इसी मौसम का हिस्सा है। क्या माजी में ऐसा नहीं हुआ कि कई कई साल तक एक खुश्क साली का मुल्क को सामना रहा? अब देखिए यूरोप में इस वक्त जंगलात में आग लगी हुई है और वसी पैमाने पर वहाँ तबाही हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो कहा जा रहा है जी, ये क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, ये क्लाउड बर्स्ट भी कोई नया फिनोमेना नहीं है। माजी में भी क्लाउड बर्स्ट होते रहे हैं, माजी में बारिशों की बहुतात होती थी, लेकिन हमने ये देखा कि उस वक्त की जो मकामी हुकूमतें हैं, उस वक्त की जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो ज़िली इंतज़ामिया होती है, वो सूरत हाल के ऊपर फ़ौरन एक्शन ले लेती है। लेकिन हालिया सालों में, हालिया बरसों में ये देखा गया है कि हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है वो एक चैलेंज के लिए बर वक्त उसका एक्शन जो है वो दिखाई नहीं दिए। आपने देखा चंद माह कबल, चंद हफ्ते कबल रादर स्वात में क्या हुआ, स्वात में बारिशें हुई, स्वात में दरियाओं में पानी ज़्यादा आया और नतीजे के तौर पे आपने देखा कि बहुत से घर तबाह हो गए, बहुत सी गुजरगाहों पे जो होटल और रेस्ट हाउस बने हुए थे वो तबाह हुए। और इसी तरह अब आपने ये देखा कि बाजौड़ में और ख़ास तौर पर ये बुनेर में और वज़ीरिस्तान के कई इलाकों में जो बारिशें हुई, तो क्या इंतज़ामिया को इल्म नहीं है कि ये जो गुजरगाहें हैं, ये जो दरिया हैं, ये जो नाले हैं और इनके रास्ते जो हैं वो उन पे तंगी आ चुकी है, और उस तंगी का वजह को कुदरती नहीं है, बल्कि उसकी वजह वो तामीरात हैं, जो तामीरात जिनके लिए फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने, इंतज़ामिया ने। और ये फेडरल गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये सरासर ज़िली इंतज़ामिया है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मतहत होती है। जहाँ तक ये जो अभी क्लाउड बर्स्ट की बात हो रही है कि जो ऊपर से पत्थर बह के आए हैं, ऊपर से जो गारबेज आया है, ऊपर से जो दरख्त बैठ के आए हैं, ये किसने देखना है? इसकी रोकथाम कितने करनी है? कितनी अफसोसनाक बात है कि अभी जो ऊपर से दरख्त बह के नीचे आए हैं वो कटे हुए थे, और ये जो टिम्बर माफिया है ये उसकी कारकर्दगी का नतीजा है। जहाँ तक ये लोग अमवात का ताल्लुक है, जो तबाही है, इसको अगर बर वक्त इंतज़ामिया जो ख़ास तौर पर इजलाई इंतज़ामिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अगर इसका अदराक करती, इसका शऊर करती, तो मुमकिन है कि अमवात की जो इस वक्त तादाद हमें बताई जा रही है शायद वो इतनी ना होती। लेकिन हमने ये देखा कि जब तबाही शुरू हो गई, जब बारिशें हो गई, जब उस पानी आ गया, उसके बाद जो ज़िली इंतज़ामिया है और जो सूबाई हुकूमत है वो मुतहर्रक हुई है। अच्छा है कि उन्होंने देखा है, ऐलान किया है क्या जी, रिपीटेडली यही देखा है। मैं जनरल जाहिद महमूद साहब को भी खुशामदीद कह दूं। जाहिद साहब, कितना आपकी नज़दीकी है, क्योंकि एक तो क्लाइमेट चेंज है, कुदरती आफत है, बड़ा सारे दफ़ा साहब ने खूबसूरती से बताया कि ये जो है आलमी सतह पर भी हो रहा है, यूरोपियन कंट्री से भी हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज, इसके इफेक्ट आ रहे हैं। लेकिन हमारा अपना इंस्टीट्यूशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना केपेबल था टू फेस दिस क्राइसिस और फेस दिस सिचुएशन? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, कोई भी जितना भी बड़े से बड़ा मुल्क हो, जितनी भी कैपेसिटी कैपेबिलिटीज हो, उसमें ये जो क्लाइमेटिक की चीजें होती हैं जी, इनमें चैलेंजेस आते हैं। आपने अमेरिका को देखा, सुनामी देखी, फ्लोरिडा का देख लें आपने डिफरेंट टाइम पे, तो वो डैमेजिंग तो होते हैं जी। बट आई थिंक पाकिस्तान का भी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम है, इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। फिर लेकिन अभी देखिए हमारा थोड़ा सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, फिर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे, क्योंकि मेन इदारा तो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वार्निंग और उसकी जो मिटिगेशन है या उसकी जो वर्क उसमें होने हैं, रिहेबिलिटेशन वगैरह के या जो भी उसकी रिकंस्ट्रक्शन के, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी डिसिपेट हो जाती है सोर्सेज। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूंकि जी लॉज की कमी है, या हम देखते हैं मैनी टाइम्स के इलीगल कंस्ट्रक्शन होती हैं, जिस तरह भी जिक्र फरमा रहे थे आपके हमारे पार्टिसिपेंट, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे नाले बंद कर दिए जाते हैं। इवन इस्लामाबाद जैसे शहर में विच इज सपोज्ड टू बी एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड सिटी। अभी कराची में आप देख लें, कराची में जितनी पुरानी नदियां और नाले हैं, मलीर नदी को देख लें, उसके अलावा और भी जो वहां पे, तो वहां पे ये एक्स्ट्रा जो अब बना दी गई हैं, बिल्डिंग्स बना दी हैं, किसी ने सोचा भी नहीं कि आप जब नेचुरल कोर्स को छेड़ेंगे
तो ये तबाहियां बेसिकली गवर्नेंस की वजह से, बैड गवर्नेंस कह लें या मिस मैनेजमेंट की तरफ से होती हैं। ऑफ कोर्स मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम ममालिक में है, लेकिन ये ज्यादा एग्रीवेट हो रही है यहाँ पर क्योंकि ड्यू टू बैड गवर्नेंस एंड वीक रेगुलेशन हम कह सकते हैं। अगर कानून है भी तो उसका इतलाक नहीं है, और खासतौर पे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। अगर बिल्कुल नहीं है, नहीं सर, अब स्टेट में कहीं करप्शन है, बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट नहीं, करप्शन है, करप्शन। आप बिल्कुल सीधे लफ्जों में कहें, लेकिन साले साहब करप्शन की वजह से ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। बिलियन ट्री सुनामी था साले साहब, तो वो तो बड़ा मंसूबा था फॉरेस्टेशन का, तो वेयर इज दैट? क्योंकि वो तो फॉरेस्टेशन तो एक तरह से फ्लड्स के अगेंस्ट एक तरह से आपको थोड़ा कवर देती, तो वो क्या हुआ उस मंसूबे में? तो नया पे केसेस बन गए साले साहब। अर्ज है जी के वही जो आप बिलियन ट्री के मंसूबे की बात कर रहे हैं, उसमें भी अरबों रुपए साइफन ऑफ हुए हैं, और वो सारी के सारी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? तहरीक इंसाफ पे आयद होती है, जिनकी हुकूमत है, जिनकी हुकूमत के तहत ये सब कुछ हुआ था। अगर ये इन्होंने वहाँ पे ट्री प्लांटेशन की होती तो मुमकिन है कि ये सूरत हाल ना होती। आप तो ट्री प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने वहाँ पे दरख्त लगाए थे जिनकी वजह से कोई रुकावट हो सकती थी और जिनको रुकावट बनना चाहिए था, उन दरख्तों को काट काट के उनको रखा हुआ था, और वो इस तौर पे रखे हुए थे जैसे उनको अभी इन्होंने स्मगल आउट करना था, उनको ले जाना था। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुसीबत इन पे नाज़िल हुई कि वहाँ पे इतने पानी आ गए कि वो जो दरख्त थे वो इनके जराइम की का एक सबूत बन के नीचे आबादियों में आए, और आबादियों में भी उन दरख्तों ने तबाही मचाई। और वो जो हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम ये जो इनकी जो ट्री प्लांटेशन है, जो इन्होंने बिलियन ट्री का मंसूबा बनाया था, उसकी तहकीकात भी हुई थी, और उसके बारे में ये रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि वो ज़मीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो सारी रकम जो है वो सारी इन लोगों की जेबों में गई है और इस तरह मुल्क से बाहर ले जाई गई है। ये जो बहुत बड़े दयानतदारी और बड़ी ईमानदारी के चैम्पियन बनते हैं, इन लोगों ने तो मुल्क का इस लिहाज से जहाँ भी उनको मौका मिला है उन्होंने करप्शन की है। और ये भी हमारे भाईजान फरमा रहे थे कि ये बैड गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस नहीं है, ये स्टेट में करप्शन है। ये दरियाओं की गुजरगाहों पे जो घर बनते हैं, रेस्ट हाउस बनते हैं और रेस्टोरेंट्स बनते हैं, ये किस कानून के तहत बनते हैं? ये किसी कानून के तहत पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। वो जो एक कहा जाता है मशहूर के पानी अपना रास्ता, अभी हमने रिसेंटली भी देखा ये स्वात में, और जिस तरह अभी भी जो हो रहा है वो, तो ये जो खदशात हैं ये तो बढ़ते जाएंगे विद ईयर्स टू कम। यानी हम क्लाइमेट चेंज से मुतासिर होंगे मजीद, जो भी है कि हमारे कार्बन एमिशंस हैं या नहीं है, सागदार साहब भी फरमा रहे थे, लेकिन फिर भी हम आगे और मानसून आने हैं, आगे और मेगा, खुदा न खास्ता मेगा मानसून आने हैं जिसका इम्पैक्ट होना है। तो हम क्या प्रिपरेशन करें? अब तो ये करप्शन हो गई, ये सब कुछ हो गया, अब क्या करना चाहिए इसकी प्रिवेंशन के लिए सारे साहब? अब जो कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपना जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोगों को इसके लिए एक्टिवेट किया है, वो लोग मैदान में उतर चुके हैं। मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ कि वही फ़ौज जिसके ख़िलाफ़ इनकी हर्जा सराई रुकती नहीं थी, इन लोगों ने उस फ़ौज के ख़िलाफ़ एक अजीब किस्म का तुमार बांधा हुआ था। और आज आप देखिए वो जो लोग इस पानी से, इस तूफ़ान से, और ये जिसको ये क्लाउड बस्टिंग कहते हैं, इसकी वजह से जो लोग मुसीबत में मुब्तला हैं, आप अगर देखिए वहाँ आपको सिर्फ एक ही अदारा नज़र आता है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो उन लोगों को सीने से लगाकर तूफ़ानों से, दरियाओं से और डूबते हुए लोगों को बाहर निकाल रही है, उनके गिरे हुए मकानात के मलबे के नीचे से उनको निकाल रही है, अपनी जान को ख़तरात में डालकर उनको निकाल रही है, उनको अद्वियात दी जा रही हैं। उनकी मरहम पट्टी कौन कर रहा है? पाकिस्तान की फ़ौज कर रही है, जिसके बारे में इनकी ज़ुबान फजूल बातें करते हुए नहीं थकती थी। और ये इनको चाहिए, ये जो केपी के गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि इस बात का ऐलान इकरार करें कि अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज उनकी मदद न करती तो आज ये हलाकतों जो हैं वो इनकी तादाद इनके तसव्वुर से भी बाहर चली जाती। और हमें बल्कि माफी मांगे बतौर अदारा कि हमारी फ़ौज को बिल्कुल, और उन्होंने मलाइन करने की हर मुमकिन कोशिश की, बल्कि एन जंग के वक्त हम जब दुश्मन के सामने खड़े तो उस वक्त भी उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया कि ना मलाइन करें, तो इन्होंने माफी भी मांगी। जाहिर साहब आप इस पे कमेंट करेंगे? सारे साहब ने जो पॉइंट का है वो बहुत वैलिड है
कि जिस अफवाज पर तनकीद हुई सोशल मीडिया पर या जिस पर ये मुसलसल एक जमात जो वहाँ पे हुक्मरान है वो करती रही, वही आज फोर फ्रंट पर है। और हमेशा से हर क्राइसिस में जिस भी सूबे की बात करें तो वो फौज ही आके फ्रंट पे आती है जो रेस्क्यू करती है या डैमेज कंट्रोल करती है। जाहिद साहब जी हाँ, देखिए इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो फौज है, वो एक नेशनल आर्मी है जी। वो किसी सूबे की या किसी कौम की या किसी एक पार्टी की या उसकी तो नहीं है, ये कौमी फौज है। और कौमी फौज तब देखिए हम भी फौज में रहे, फर्ज भी बनता है, लेकिन फर्ज कौम का भी बनता है कि उसको रिकग्नाइज करे, रियलाइज करे कि इस फौज के बगैर हमेशा हमने लीडरशिप को कहते हुए सुना है कि जी फौज के इदारे को कभी अटैक नहीं करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लोकल पॉलिटिकल पोलराइजेशन है डोमेस्टिक, इसने हमेशा इंस्टीट्यूशन पे स्ट्रेस किया जी, इंस्टीट्यूशन पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, विच इज रिग्रेटेबल। देखिए पाकिस्तान क्लाइमेट तो एक अपनी जगह, वी आर इनटू अ सीरियस वॉर जी। पाकिस्तान के ऊपर एक हाइब्रिड एप्लीकेशन हुई है जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, ये छोटी मोटी एप्लीकेशन ही है। इस वक्त आप हिंदू ज़ायनिज्म और जूइश ज़ायनिज्म के कोलैबोरेशन का इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और ये बहुत ही बड़ी, इससे बड़ी शायद ही आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, सोशल अटैक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जो इस वक्त जा रहा है। तो इस वक्त एक ही चीज है जो पाकिस्तान को शिकस्त दे सकती है, और वो है अवाम और अफवाज का जो मिलाप है, उसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, वो अगर खत्म कर दिया जाए, तो एनीबडी फॉर दैट मैटर, कोई इंडिविजुअल हो, पार्टी हो, कोई भी हो, जो अवाम और अफवाज को नफरतें उनमें या उनमें दरारें पैदा करेगा, बेसिकली दे आर फाइटिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। एग्जैक्टली। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है। मेरे ख्याल में अभी हाइब्रिड वॉर में एवरी सिटीजन बीइंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पाकिस्तान इज अ टारगेट। वो जहनी तौर पे उसको टारगेट किया जा रहा है, उसकी सोच को टारगेट किया जा रहा है। अभी आज देखें ना जो बलूचिस्तान में इंसिडेंट हुआ है, एक पीएचडी, वो पीएचडी जिसको स्टेट ने माँ की तरह अपने अपने खर्चे पे पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, उसकी वाइफ इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब इस तरह के लोग भी सामने आना शुरू हो जाएंगे तो हम किस तरफ जा रहे हैं? तो आई थिंक मैं भी आपका भी कमेंट इस पे सारे दफा जो डॉक्टर पीएचडी गिरफ्तार जिनकी वीडियो सामने आई अतराफी, जिसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि किस तरह वो फैसिलिटेट कर रहे थे और सहूलतकारी पहले भी कर चुके थे, ये कितना जो जिस वॉरफेयर का जिक्र कर रहे हैं जल साहब, और उस सिलसिले में इस कड़ी में अगर देखा जाए जो ये रिसेंट जो वाकया जो अतराफी बयान सामने आया है, कितनी अहमियत का हामिल है सारे दफा साहब? देखिए जी, उस शख्स ने जो कि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जी, पीएचडी है, जिस तरह ये फरमा रहे थे जाहिद साहब कि उसको हुकूमत ने, वाकई मुल्क ने, कौम ने माँ की तरह उसको पाला और उस शख्स को तालीम दिलाई, वो स्कॉलरशिप पे उसने तालीम हासिल की और आज वो डॉक्टर है और पीएचडी है, ग्रेड 18 का मुलाजम है, वाइफ उसकी लेक्चरर है, उसका बाप जो है वो सरकारी मुलाजम था, आज तक उसको सरकारी पेंशन मिल रही है। ये कितनी तकलीफदेह अफसोसनाक बात है कि वो सुसाइडर तैयार कर रहा था, वो बच्चे तैयार कर रहा था जिनको उसने ज़िंदगी के लिए तैयार करना है, उनको लिए मौत की तैयार कर रहा था, उनको खुदकश बमबार बना रहा था, मजीद ब्रिगेड के लिए ये काम कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस चीज़ की महरूमी थी? क्या इसको लिखी पढ़ी बीवी नहीं मिली? क्या ये खुद लिखा पढ़ा नहीं था? क्या इसको घर में माहौल नहीं मिला जिसमें आसूदगी थी? ये किस तरह की महरूमी थी जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा था? और हर बिहार मरी जो लंदन और इंडिया के दरमियान, यूके और इंग्लैंड के दरमियान सफ़र करता रहता है, वहाँ से वो माल लेता है, दौलत लेता है और यहाँ पे वो खराबियाँ पैदा करने की कोशिश करता है। तो भाई किस मकसद के लिए? क्यों? क्या पाकिस्तान ने इन लोगों को वो सब कुछ नहीं दिया? सब कुछ नहीं देने की कोशिश कर रहा जो इनकी तमन्ना है, जो इनकी ख्वाहिश है। बड़े अहम सवाल है साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करते हुए आपका ब्रेक की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं जो रेस किए गए प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ ब्रेक, जिसका सिर्फ समराइज करने आएंगे हम। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। सैलाब की तबाहकारियाँ, मुतासरीन, बहाली का काम, लेकिन साथ में कहाँ पर हुई कोताही, मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस या करप्शन, जिसकी वजह से लोग आज मुतासर हो रहे हैं। सारे अहम तरीन सवालात उठाए फैक्ट्स के साथ। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड एक्स। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।